तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। आइए एक बार आरंभ करने से पहले परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को हृदय में उनका ध्यान करते हुए साथ साथ गायत्री मंत्र ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोग ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण पढ़े थे जिसमें इतनी ज्यादा विद्युत शक्ति पैदा हो गई शरीर में कि वो शरीर से बाहर आने लगी और उससे एक असामान्य स्थिति और एक कह सकते हैं बड़ी असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हुई। जितने भी उदाहरण गुरुदेव ने लिए लगभग कह रहे 200 लोग ऐसे मारे गए, और जिसमें कि या तो हैंड पंप पकड़ते थे तो चिंगारी निकलती थी, या नॉर्मली ब्लू लाइट निकलने लगती थी और हाथ पकड़ो तो झटका खा करके दूर लोग गिर जाते थे। और वो मतलब एक तरह से समाज से अलग होकर के कट करके जीने के लिए बाध्य हो गए ऐसे लोग। और उनमें से कुछ तो मृत्यु की गोद में चले गए और कुछ में ये जो एबनॉर्मल बायो इलेक्ट्रिसिटी थी ये स्वतः समाप्त हो गई और वो फिर सामान्य जीवन जीने लगे। और उसका एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए। बहुत साइंटिस्ट ने उन केसेस को फॉलो अप करने की कोशिश करी पर उसमें कोई वो वैज्ञानिक तथ्यों से उसको नहीं जान पाए। गुरुदेव ने जो हमको बताने का प्रयास किया वो ये कि जो प्रोटोप्लाज्मा था वो साधारण न रह करके उच्च प्लाज्मा में बदल गया। और इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा इतनी ज्यादा थी क्योंकि 66% जल होते हुए भी वो इतनी विद्युत शक्ति हुई जिसे हम कह सकते हैं वो चलते फिरते बिजली घर हो गए, क्योंकि संगीता उनके माता, शरीर से आपका जैसे नेटवर्क सही लपटें से कनेक्ट निकलने है लगी। क्या? संगीता माता, आपकी वॉइस ना बीच में से क्रैक कर रही है, प्लीज चेक कर लीजिए। नहीं, नेटवर्क तो सही है। तो अभी सही आ रही है, बीच में सारी वॉइस क्रैक कर दीजिए। अच्छा, नेटवर्क तो सही है। अभी सही है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इस तरह झटका मारने जैसे स्तर की बिजली तो कभी कभी किसी किसी के शरीर में ही देखने को मिलती है, पर सामान्यतया वह हर मनुष्य में पाई जाती है और जीवन की विविध गतिविधियों के संचालन में सहायता करती है। इसके सदुपयोग एवं अभिवर्धन का विज्ञान यदि ठीक तरह से समझा जा सके तो मनुष्य परम तेजस्वी, मनस्वी एवं आत्मबल संपन्न बनकर सुविकसित जीवन जी सकता है। तो ये कई जगह पहले भी गुरुदेव बता चुके हैं कि जो जीवनी शक्ति है जिसके कारण हम जीवित हैं या अपने क्रियाकलाप करते हैं वो ये प्राण शक्ति है। और प्राण शक्ति के कारण ही हम प्राणी कहलाते हैं। अब जिसमें जिस अनुपात में ये प्राण शक्ति होती है और होने के साथ साथ ये इसका सदुपयोग हो रहा है, मतलब इसका चैनलाइजेशन प्रॉपर है, वो व्यक्ति एक सुविकसित जीवन जी सकता है। मतलब अपने जीवन को विकास के क्रम पे आगे ले जा सकता है। आत्मिक प्रगति की भौतिक क्षेत्र में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम आध्यात्मिक जीवन में ही इससे उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। भौतिक क्षेत्र में भी अब मान लीजिए हम अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें, तो डेफिनेटली उनके पास भी 24 घंटे ही है। एक ह्यूमन ब्रेन ही है, दो हाथ पैर है, दो दो हाथ हैं, दो पैर हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा विलक्षण है जो उन्होंने स्थिति प्राप्त करी, है ना। तो वो प्राण शक्ति है जो किसी ना किसी रूप में वो हमको दिखाई देती है। जब बहुत सुंदर शरीर है जहाँ हम प्राण एक विभूति
जो वांग में है उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि जब फिजिकल बॉडी में ज्यादा मैनिफेस्ट होती है, जैसे बहुत सुंदर है, वाणी बहुत अच्छी है, एक आपके एक कोई पर्सनालिटी है जो आपके कमरे में 100 लोगों के बीच में एंटर करे तो एकदम आपको अट्रैक्टिव लगेगा, तो ये फिजिकल बॉडी में जब मैनिफेस्ट होती है तो इसे ओजस कहते हैं। तेज मनस्वी जो लोग हैं ना, जिनकी आप मानसिक शक्तियों से, उनकी विचारों से, उनके बातों से जो प्रभावित होते हैं, उनके ज्ञान से, तो वो जो होती है वो उनकी मेंटल बॉडी में मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे हम तेजस कहते हैं। और जब इनके कारण शरीर में ये अलौकिक, अद्भुत या एक्स्ट्रा प्राण शक्ति जब रिफ्लेक्ट होती है, तो ये लोग प्रेम करने वाले, अत्यधिक कंपैशन वाले, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, दूसरों की सदा मदद करने को तत्पर रहने वाले, जिसका कारण शरीर ज्यादा अ, मतलब डेवलप्ड होगा, उसको हम कहेंगे कि उसके अंदर वर्चस्व की प्रधानता है। तो ओजस, तेजस, वर्चस, ये तीन चीजें हैं जो फिजिकल, मेंटल या इमोशनल बॉडी में अतिरिक्त प्राण शक्ति के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज जो समझने की है कि प्राण शक्ति हम एक तो जो धारण करें वो तो है ही, उसके अलावा अतिरिक्त प्राण शक्ति, अपनी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें, उसका सदुपयोग एवं अभिवर्धन, ये विज्ञान हमको समझना है। वही शायद आगे गुरुदेव हमको समाएंगे, बताएंगे। उसी के अनुसार हम तेजस्वी, मनस्वी, आत्मबल संपन्न बनकर सुविकसित जीवन जी सकते हैं। सिर और नेत्रों में मानवीय विद्युत का सबसे अधिक अनुभव होता है। सिर में क्यों? क्योंकि ये विचारों का सेंटर होता है। तो गुरुदेव लिखते हैं, आप जप और ध्यान की पुस्तक पढ़ेंगे कि ये जो है, जो हमारा मस्तिष्क है, ये भी एक छोटा मोटा बिजली घर ही है, क्योंकि विचारों में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। मैंने कल आपको बताया था, थॉट्स आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। अब क्वांटम फिजिक्स ने ये प्रूव कर दिया है कि एवरी थॉट एंड एवरी फीलिंग, हर विचार, हर भाव एक तरंग है, एक ऊर्जा की तरंग है, वाइब्रेशन है। तो ये पूरी अर्थ क्या है, ये वाइब्रेशंस ही हैं। एंड वी ऑल आर वाइब्रेशनल बीइंग्स। हम लोग क्या है, एनर्जी की तरंगे हैं। तो जैसे कई बार उदाहरण देते हैं ना कि जब हम बच्चों के बीच में बात करते हैं, जैसे 50 बच्चे हैं, तो फिजिकल बॉडी के रूप में तो वो 50 शरीर वहां बैठे हैं, लेकिन एनर्जी फील्ड के रूप में बात करें तो 50 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आर इंटरैक्टिंग, है ना। और ये पूरा जो यूनिवर्स है, ये पूरा क्या है, यही ये एक एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है पदार्थ और चेतना का, और जिसको हम अलग नहीं कर सकते, है ना। इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता कि हम मैटर अलग पढ़ लेंगे, एनर्जी अलग पढ़ेंगे, इंटरचेंजेबल ये है। तो यहाँ बात कर रहे हैं गुरुदेव कि सिर और नेत्रों में मानवीय विद्युत का सबसे अधिक अनुभव होता है। वाणी की मिठास, कड़क अथवा प्रभावी प्रामाणिकता में भी उसका अनुभव किया जा सकता है। तेजस्वी मनुष्य के विचार ही प्रखर नहीं होते, उसकी आंखें भी चमकती हैं और उनकी जीभ अंतर में गहराई तक घुस जाने वाला विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है। अगर प्राण शक्ति है तो आप जब बोलेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि जो गुरुदेव के स्तर के लोग होते हैं, और जैसे जीजी है, चिन्ने भैया है, तो ये लोग जब कुछ भी बोल देते हैं तो वो हो के रहेगा। वो इतना, एक कहते हैं ना, गुरुदेव का हर वाक्य जो ब्रह्म वाक्य है, अगर वो गुरुदेव ने कहा है तो उसका होना निश्चित है। ये उनकी, उसकी उस स्तर की प्राण शक्ति है। और अगर हम वैसे बात करें नॉर्मल लोगों की, तो अगर आप चरित्रवान हैं, आप सत्य बोलते हैं, आपका अपना जिह्वा पर कंट्रोल है, तो भी आपकी बात में इतनी प्रामाणिकता आ जाती है कि आप कुछ बोलेंगे तो उसका प्रभाव पड़े, है ना। वो इतनी स्तर का तो नहीं कि वो घटित हो जाएगा, लेकिन हाँ, सामने वाले पे उसका प्रभाव पड़ेगा।
तेजस्वी मनुष्य के विचार प्रखर नहीं होते, उसकी आंखें भी चमकती है और उनकी जीभ अंतर में गहराई तक घुस जाने वाला विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है। आत्मबल की साधना को प्रकारांतर से तेजस्विता की साधना ही कह सकते हैं। मानवीय विद्युत के दो प्रवाह हैं, एक ऊर्ध्वगामी, दूसरा अधोगामी। ऊर्ध्वगामी विद्युत मस्तिष्क में केंद्रित है। उस मर्म स्थल के प्रभाव से व्यक्तित्व निखरता और प्रतिभाशाली बनता है। बुद्धि कौशल मनोबल के रूप में शौर्य, साहस और आदर्शवादी उत्कृष्टता के रूप में यही विद्युत काम करती है। मानवीय विद्युत के दो प्रवाह हैं, एक ऊर्ध्वगामी, एक ऊपर की ओर जाएगी, दूसरा अधोगामी जो नीचे की ओर जाएगी, है ना। ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, मूलाधार और सहस्त्रार दो। ऊर्ध्वगामी विद्युत मस्तिष्क में केंद्रित है। उस मर्म स्थल के प्रभाव से व्यक्तित्व निखरता और प्रतिभाशाली बनता है। डॉक्टर साहब है क्या? डॉक्टर साहब अगर हो तो जरा कंटिन्यू कर ले, मेरे को एक फोन लेना पड़ेगा, इमरजेंसी लग रही है कोई। डॉक्टर सारस्वत है क्या? माता आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, सर लिस्ट में नहीं है, हम वेट कर रहे हैं, आप अच्छा और ले लीजिए। ठीक है। मुझे लगता है वो डिलीवरी पेशेंट है शायद। नहीं, आप आराम से लीजिए। ऊर्ध्वगामी विद्युत मस्तिष्क में केंद्रित है। उस मर्म स्थल के प्रभाव से व्यक्तित्व निखरता और प्रतिभाशाली बनता है। बुद्धि कौशल मनोबल के रूप में शौर्य, साहस और आदर्शवादी उत्कृष्टता के रूप में यही विद्युत काम करती है ना। अगर विद्युत मस्तिष्क में है और अगर ये हमारा ऊर्ध्वगामी स्थिति में है, तो डेफिनेटली ये केंद्र काय का है, बुद्धि का, उत्कृष्ट विचारों का। तो व्यक्ति बुद्धि कौशल से परिपूर्ण होगा, मतलब कि इंटेलिजेंट होगा। मनोबल के रूप में मनोबल विकसित होगा, तो शौर्य होगा, साहस होगा और आदर्शवादिता के प्रति उसका प्रेम होगा, है ना। उच्च उच्च आदर्श होंगे। योगाभ्यास के ज्ञान साधना के समस्त प्रयोजन इस ऊर्ध्वगामी केंद्र द्वारा संपन्न होते हैं। अब देखिए योग जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ पर योगाभ्यास के और ज्ञान साधना जो भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ, इवन आसन भी हमारे चक्रों पे अपना प्रभाव डालते हैं। तो ये सारी गतिविधियां, समस्त जो क्रियाकलाप हैं, वो इस ऊर्ध्वगामी केंद्र द्वारा संपन्न होते हैं। स्वर्ग और मुक्ति का, रिद्धियों और सिद्धियों का आधार इसी क्षेत्र की विद्युत के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य के चेहरे के इर्द गिर्द छाए हुए तेजो वलय, ये जो आप देखते हैं ना, जब गुरुदेव का चित्र देखते हैं, माता जी का चित्र देखते हैं, तो एक हैलो बना होता है व्हाइट, ये क्या है? उनका ऑरा। तो इसको जब चेहरे के पास का जो ऑरा होता है उसे तेजो वलय कहा गया है। मनुष्य के चेहरे के इर्द गिर्द छाए हुए तेजो वलय को, ओजस को, इसी ऊर्ध्वगामी विद्युत का ही प्रतीक समझना चाहिए। अधोगामी विद्युत जनेंद्रियों में केंद्रित रहती है। एक जो सेंटर है हमारा, एक सहस्त्रार है जो मस्तिष्क में है, और जो दूसरा सेंटर है ऑपोजिट एंड। दो एंड्स हो गए, जैसे दो टर्मिनल्स होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं प्लग के, ऐसी तरह से दो हमारे ये विद्युत के केंद्र हैं। अधोगामी केंद्र क्या है? जनेंद्रियों में, जेनाइटल्स में होता है। रति सुख का आनंद देती है और संतान
संतान उत्पादन की उपलब्धि प्रस्तुत करती है। तो मतलब ये सेंटर की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। और विविध कला विनोदों का, हर्षोल्लासों का उद्भव यही होता है। ब्रह्मचर्य पालन करने के जो लाभ गिनाए जाते हैं वे सब जनेंद्रियों में सन्निहित विद्युत के चमत्कार, उसे हम कंजर्व करते हैं, नहीं तो वो वहां से एनर्जी लीक कर जाती है या बहुत ज्यादा आप वहां से लॉस होता है। तो इसमें क्योंकि ये ऑपोजिट सेंटर है, निचला सेंटर है मूलाधार का, तो इसको आप कंजर्व कर सकते हैं ब्रह्मचर्य के माध्यम से। इसीलिए ब्रह्मचर्य का महत्व हमारे पूरी साधनाओं में, शास्त्रों में, सब जगह बताया गया है। आगे चलकर मूलाधार चक्र में अवस्थित मतलब स्थित कुंडलिनी शक्ति का जागरण करने से साधनारत मनुष्य अपने को ज्योतिर्मय तेज पुंज के रूप में परिणित कर सकते हैं। पर्पस क्या है कि मूलाधार से एनर्जी को ऊपर ले जा करके इन दोनों विद्युत केंद्रों को, अल्टीमेटली इन दोनों शक्तियों को आपस में मर्ज करना है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो जिस दिन आपको परमात्मा के प्रेजेंस का एहसास होगा उस दिन ये समझ लीजिए कि आपकी जो विद्युत है वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ करके और अल्टीमेटली आपका जो मस्तिष्क में सेंटर है उसमें जाकर के मिल रही है। ऊर्ध्वगामी और अधोगामी विद्युत प्रवाह यो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह भिन्न प्रकृति के हैं और एक दूसरे से दूर हैं, फिर भी वे सघनता पूर्वक मेरुदंड के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए हैं। तो मेरुदंड क्या है? हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड और उसमें जो नाड़ी होती है वो, उसके थ्रू ये विद्युत शक्ति का प्रवाह होता है। विशेष करके हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी, वैसे दो तीन होती है उसके, लेफ्ट नाड़ी होती है पिंगला, और नहीं पिंगला है कीड़ा, ये तो मुझे पता नहीं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और बीच लेफ्ट में ईड़ा होती है दीदी। सुषुम्ना, पिंगला ईड़ा पिंगला। और सुषुम्ना। लेफ्ट जी ईड़ा होती है और राइट पिंगला। हाँ, राइट पिंगला होती है जी। तो मेन क्या हमारा, मेन क्या होगी आदरणीय हमारी। डॉक्टर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, यदि अच्छा, इसकी स्पष्टता चाहें तो डॉक्टर साहब दे सकते हैं। डॉक्टर ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारे दोनों सेंटर्स काय से जुड़े हुए हैं? हमारे फिजिकल उसमें देखें तो स्पाइनल कॉर्ड से, है ना, रीढ़ की हड्डी से। और रीढ़ की हड्डी में अगर आप इसका एक डायग्राम शेयर कर सकते हैं, जो हमारा सूक्ष्म नाड़ियों का और चक्रों का जो सिस्टम होता है, और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे हमारी फिजिकल बॉडी में जो हमारी नर्व प्लेक्सेस होती है, तो वो कॉरस्पॉन्ड करता है ना। जैसे आप जानते हैं ना कि जो सहस्त्रार है वो सहस्त्र पंखुड़ियों का वो होता है, एक 1000 पंखुड़ियों वाला जो है कमल है, वो इस तरह से खिला होता है सहस्त्रार। तो ऐसे ही जो रेटिकुलो एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है वो क्या है, वो अपर एंड है स्पाइनल कॉर्ड का, जहाँ न्यूरॉन्स एकदम ऐसे खुल जाते हैं। न्यूरॉन्स, कई सारे न्यूरॉन्स बिल्कुल उसी रूप में खुले खुले हुए होते हैं, कई सारे नर्व एंडिंग्स जो हैं वो खुली हुई होती है। तो बहुत कॉरेस्पॉन्ड, मतलब बहुत सिमिलैरिटीज हैं उसके अंदर। और हर जो हमारा चक्र है वो एक इम्पॉर्टेंट नर्व प्लेक्सिस को कॉरेस्पॉन्ड करता है। जैसे अनाहत चक्र पे कार्डियक प्लेक्सिस होती हैं, इस तरह से वो मैं डायग्राम के द्वारा आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कभी दिखा दूंगी कि वो हम लोग उसमें बताते हैं, अपने प्राणायाम में भी बताते हैं और प्राणिक हीलिंग की क्लासेस में भी बताते हैं कि ये जो हमारे चक्र हैं जो बेसिकली सूक्ष्म शरीर में है, वो एक तो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जहाँ कई सारी आंखें नाड़ियां मर्ज करती हैं और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे नर्व प्लेक्सेस होते हैं। और इस तरह से आप समझिए कि वो जो आपके चक्र हैं और वहां से निकलने वाली नाड़ियां वो आसपास के ऑर्गन्स को प्राण शक्ति देती हैं, और इसी तरह से वो जो नर्व प्लेक्सेस हैं वो उन ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई दे रही है ना, स्नायु तंत्र का पार्ट है। तो
समझने की बात यह है कि अगर हमारे किसी भी चक्र में कंजेशन होता है या ब्लॉकेज होता है, तो उससे रिलेटेड ऑर्गन्स में बीमारी आ सकती है, शक्ति क्षीण हो सकती है। जैसे कि अगर हमारा ये विशुद्धि चक्र है और इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है, तो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो टॉन्सिलाइटिस हो सकती है, गले का इन्फेक्शन हो सकता है। बड़ी प्रॉब्लम होगी तो थायराइड की समस्याएं हो सकती है। तो ये इससे आप रिलेट कर सकते हैं फिजिकल बॉडी और सूक्ष्म शरीर के बीच का रिलेशन। हाँ, आगे पढ़ते हैं। ऊर्ध्वगामी और अधोगामी विद्युत प्रवाह यूं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी दो ऑपोजिट एंड्स हैं, दोनों की प्रकृति भी भिन्न है, दोनों एक दूसरे से दूर भी हैं, पर उसका कनेक्शन कहाँ से है? मेरुदंड से। जनेंद्रियों की उत्तेजना से मस्तिष्क में संक्षोभ उत्पन्न होता है और उत्कृष्ट चिंतन से काम विचारों का सहज शमन संभव हो जाता है। देखिए कितना सुंदर गुरुदेव ने समझाया है। संक्षोभ का अर्थ डॉक्टर साहब बताएंगे क्या? संक्षोभ का अर्थ है वो एक तरह से उत्तेजना। उसमें एबनॉर्मल मूवमेंट्स आ जाना किसी वस्तु में, या संक्षोभ के हिल जाना, कोई एक स्थिर सिस्टम है उसमें हिल जाना, एक विक्षोभ आ जाना, या जैसे वो किसी आप सिस्टम को हिला दें तेजी से, हाँ, तो उसको संक्षोभ मतलब कहते हैं। अनकोऑर्डिनेटेड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कह सकते हैं आप हाँ इसको, हाँ है ना? हाँ मतलब सिंक्रोनाइज नहीं, अनसिंक्रोनाइज एनहांस्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हाँ। गुरुदेव ने अपने एक अन्य साहित्य में इसको इस तरह से समझाया है कि जो मल्टीपल चक्र हैं हमारे, उनको आप ऐसे माने कि मल्टीपल स्टोरीज की बिल्डिंग है, और सबसे नीचे मूलाधार चक्र जो है, अगर उसमें आप एनर्जी टैप कर लेते हैं, मतलब आप नल काम, खोल देते हैं। हाँ, नीचे की एनर्जी और पानी की सप्लाई एक ही है। अगर नीचे की मंजिल वाले लोग पानी का नल खोल देंगे तो ऊपर की मंजिल में पानी नहीं जाएगा। तो अगर हम जननेंद्रियों से संबंधित मूलाधार चक्र वगैरह में अगर एनर्जी ड्रेन करने लगेंगे, तो फिर हम कुंडलिनी शक्ति के जागरण की जो वांछित ऊर्जा है उसको नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं तो ये कितना अच्छा है ना कि मतलब आपका अगर जो नीचे अधोगामी विद्युत का जो सेंटर है, वो अगर एक्टिवेट आप ज्यादा करेंगे तो मस्तिष्क में आपका कोहेरेंस नहीं रहेगी, आपके कोऑर्डिनेटेड थॉट्स नहीं रहेंगे, मस्तिष्क आपका पूरे पोटेंशियल डिस्टरबेंस आ को, जाएगा, हाँ, डिस्टरबेंस आ डिस्टरबेंस आ जाएगा वहां। जाएगा। हाँ, पूरा विवेक से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस सेंटर को एक्टिवेट करते हैं चिंतन से, उत्कृष्ट चिंतन से, ध्यान से, जप से, योगाभ्यास से, तो काम विकारों का सहज शमन संभव हो जाएगा। मतलब आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, संयम। यदि यह उभय पक्षीय शक्ति प्रवाह ठीक तरह संजोया संभाला जा सके, तो उसका प्रभाव व्यक्तित्व के समान विकास में चमत्कारी स्तर का देखा जा सकता है। इसीलिए आप देखते हैं ना कई बार कि जो ब्रह्मचारी व्यक्ति है या संयमी व्यक्ति है, उसके चेहरे पे एक अलग तेज आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो प्राण शक्ति कंजर्व हो रही है उसकी। मानवीय तत्व की व्याख्या विवेचना अनेक आधारों पर की जाती है। अध्यात्म एवं तत्व दर्शन के आधार पर मनुष्य को ईश्वरीय सत्ता का प्रतिनिधि और अगणित दिव्य संभावनाओं का भंडागार माना गया है। भौतिक विश्लेषण के अनुसार वह रासायनिक पदार्थ और पंच तत्व समन्वय का एक हंसता बोलता पादप है। डॉक्टर साहब बताइए इसको। मानवीय तत्व की व्याख्या विवेचना अनेक आधारों पर की जाती है। अब मानव जो तत्व है, जो मानव जाति है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं गुरुदेव अनेक आधारों पे। अध्यात्म एवं तत्व दर्शन के आधार पे मनुष्य को ईश्वरी सत्ता का प्रतिनिधि और अगणित दिव्य संभावना का भंडागार माना गया है। देखिए, कई तरह से हम इस मानव तन को, मानव जाति को डिफाइन कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं जो वो ये कि एक गिरा हुआ देवता है, भटका हुआ देवता है, अपने देवत्व के पथ से भटक गया है। जबकि जो भौतिकतावादी दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि ये तो
इवोल्यूशन के पथ पे, बंदर से आदमी बनने के रास्ते पे चल रही है जीवात्मा। पहले छोटे जीवों के रूप में डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे बड़े जीव बनने लगे, बंदर से फिर आदमी का डेवलपमेंट हुआ। तो वो भौतिक जीवात्मा, विश्लेषण, सॉरी डॉक्टर साहब एक मिनट, वो जीवात्मा की बात ही नहीं करते, वो तो फिजिकल बॉडी पे ही बात करते हैं केवल। हाँ, यहाँ पे और गुरुदेव मानवीय चेतना की बात कर रहे हैं। हम्म। गुरुदेव कह रहे हैं कि मानवीय तत्व की व्याख्या अनेक आधारों पर हो सकती है। अध्यात्म और तत्व दर्शन के आधार पर मनुष्य को ईश्वरीय सत्ता का प्रतिनिधि और अगणित दिव्य संभावनाओं का भंडागार माना गया है। गुरुदेव तो ये कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने राजकुमार की तरह से बनाया है। राजकुमार के पास वो सारे अधिकार होते हैं जो अपने पिता की तरह से होते हैं। वो राजा बनने का पूरा अधिकारी है, बस उसको अपने पिता की तरह से कर्तव्य पालन की निष्ठा, एक बड़े होने की जिम्मेदारी भरे व्यवहार की एक उसको झलक दिखानी होती है। जब वो पूर्णतया अपने को एक जिम्मेदार व्यक्तित्व के रूप में, एक प्रामाणिक व्यक्तित्व के रूप में प्रमाणित कर देता है, तो उसके पिता उसका नामकरण कर देते हैं कि ये भावी युवराज है और यही राजा बनेगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने राजकुमार की तरह से बनाया है, संपूर्ण शक्तियां देके भेजा है। केवल हमें ये प्रूव करना है कि हम जिम्मेदारी के साथ उन शक्तियों का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन भौतिक विश्लेषण के अनुसार वो केवल केमिकल्स और पंच तत्वों का समन्वय, एक हंसता बोलता पाप। जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधे स्टेशनरी हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, लेकिन मनुष्य चल फिर सकता है, हंस बोल सकता है, वाणी का प्रयोग कर सकता है, बुद्धिमान है। ऋचा दीदी ने अभी डिक्शनरी देख करके बताया है कि बहुत बहुत अच्छा लिखा है दीदी ने कि संक्षोभ का हिंदी अर्थ है आघात, धक्का, अस्थिरता, चंचलता, उलट पुलट, परिवर्तन। वही बात हम लोगों ने कहा, संक्षोभ का अर्थ है कि हिला देना, डिस्टर्ब कर देना, उलट पुलट कर देना। तो भौतिक विश्लेषण के अनुसार केवल रासायनिक पदार्थों का समुच्चय और पंच तत्वों का समन्वय है। विद्युत विज्ञान के अनुसार उसे एक जीवित जागृत बिजली घर भी कहा जा सकता है। अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से समझें, इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, तो उसे जीवित और जागृत बिजली घर कहा जा सकता है। आगे पढ़ेंगे डॉक्टर साहब। भौतिक एक मिनट। हाँ, अध्यात्म की डेफिनेशन हो गई। अध्यात्म के अनुसार वो ईश्वर सत्ता का प्रतिनिधि है, मतलब ईश्वर अंश जीव अविनाशी और दिव्य संभावनाओं का भंडार, मतलब एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि मतलब देवता बनने के संपूर्ण गुण उसके अंदर विद्यमान है। और भौतिक विश्लेषण के अनुसार कुछ केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है वो, और 5 तत्वों से बना हुआ ये भौतिक शरीर है जो चलता फिरता है। विद्युत विज्ञान के अनुसार चलता फिरता बिजली घर कह सकते हैं। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, आकुंचन प्रकुंचन जैसे क्रियाकलाप पेंडुलम गति से स्वसंचालित रहते हैं और जीवनिक शक्ति के नाम से पुकारे जाने वाली शक्ति की क्षतिपूर्ति करते हैं। मस्तिष्क अपने आप में एक रहस्यपूर्ण बिजली घर है। इसमें जड़े हुए तार समस्त काया को कठपुतली की तरह नचाते हैं। जितनी भी ये प्रोसेस हो रही है, रक्त संचार मतलब हार्ट से रक्त निकलता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, फिर वापस इम्प्योर ब्लड फिर हार्ट में आता है, फिर उसे वो हार्ट पंप करता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो गति है, एटम्स का मूवमेंट हो रहा है। और इसी तरह से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये भी एक कांस्टेंट रेस्पिरेशन चल रहा है। कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब कुछ एक स्वसंचालित प्रक्रिया जो चल रही है, और इसी से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। मस्तिष्क अपने आप में एक रहस्यपूर्ण बिजली घर है जिसमें जड़े हुए तार समस्त काया को कठपुतली की तरह नचाते हैं। अगर आप मस्तिष्क को देखेंगे तो ऐसे तारों का जंजाल आपको लगेगा, इतने सारे सर्किट्स एक बार में काम कर रहे होते हैं। और यही इतना एक्यूरेट सिस्टम है कि वो वही से सारे मैसेजेस आ रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं और वहां से ट्रांसमिशन भी हो रहा है। और उसी के सारे मैसेजेस के अनुसार आपका जो है एक पूरा स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, आपकी थॉट प्रोसेस है, सारी फंक्शनिंग बिल्कुल एक्यूरेटली जैसे कठपुतली की तरह चला, इतनी एक्यूरेट तरीके से आपका
नाच रहे हैं, जीवन का नाच आप नाच रहे हैं। मनुष्य शरीर की बिजली एक प्रत्यक्ष सच्चाई है, उसे यंत्रों से भी देखा जाना जा सकता है, वह अपने ढंग की अनोखी है। भौतिक विद्युत से उसका स्तर बहुत ऊंचा है। बल्ब में जलने और चमकने वाली बिजली की तुलना में नेत्रों में चमकने वाली बिजली की गरिमा और जटिलता अत्यंत ऊंचे स्तर की समझी जानी चाहिए। तारों को छूने पर जैसा झटका लगता है, वैसा आमतौर से शरीर को छूने से नहीं लगता है। तो भी काया संस्पर्श के दूरगामी कायिक और मानसिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। महामानवों के चरण स्पर्श जैसे धर्मोपचार इसी दृष्टि से प्रचलित हैं। ये कायिक बिजली कभी कभी भौतिक बिजली के रूप में देखने में आती है, जिसका उदाहरण अभी कई बार गुरुदेव ने कई उदाहरणों के रूप में पिछले पेजेस में दिया है। उससे उस रहस्य पर पड़ा हुआ पर्दा और भी स्पष्ट रूप से उघर जाता है, जिसके अनुसार मनुष्य को चलता फिरता बिजलीघरी माना जाना चाहिए। आज के लिए इतना काफी है, कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ ऐड करना हो तो वो कर सकते हैं, किसी को कुछ ऐड करना है इसमें, नहीं तो फिर शांति पाठ करते हैं। समाप्त करें? ठीक है, ठीक है, सभी को प्रणाम। ओम शांति ही शांति ही शांति। सभी का आभार जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि।